हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दिख रहा होगा, आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, स्टैंडर्ड 10 का सिलेबस है और ये टर्म 2 का सिलेबस है। आप में से बहुत कोई अभी तक शायद स्टार्ट नहीं किए हो प्रिपरेशन, तो कोई बात नहीं। ये चैप्टर को सिर्फ ये वीडियो जितना भी देर का है, आप एक बार देख लो, एक बार ध्यान से सुन लो। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका एग्जाम के प्रति जो भी प्रिपरेशन होना है वो इसी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसा ही बनाया है। इसमें वही टॉपिक्स और क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो आपके सीधा एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चैप्टर का जो नेम है मैन्युफैक्चरिंग। भाई मैन्युफैक्चरिंग होता है क्या, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ये जानना जरूरी है। कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर का ये जरूर पूछता है कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो आंसर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ये वर्ड आपको यूज करना होगा। वो जो नॉर्मल वर्ड आप लोग यूज करते थे, रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स, वो नहीं चलेगा। यहां पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग, बिकॉज बिना प्रोसेसिंग का तो आप रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल गुड्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। वैल्यूएबल वर्ड यूज करना जरूरी है। रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये हो गया आपका 2 नंबर का प्रिपरेशन। चलिए, इसी में ही छोटा सा ये वर्ड जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन बढ़िया बनेगा और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। Manufacturing belongs to secondary sector in which the primary materials are processed and converted into finished goods. इससे fill in the blanks भी पूछता है और 1 नंबर का भी पूछा जाता है। लेकिन ये 2 वर्ड जरूर लिखिएगा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर इंडिया। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट है, दिख रहा होगा, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, इट रिड्यूसेस हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग है तो नए नए मशीन, टूल्स, औजार, बहुत सारी चीज़ें बन रही है जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है। साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंस है, मतलब हम लोग पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंस को कम किया है। पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर ही हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहे। बाय प्रोवाइडिंग जॉब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड जनरेटिंग मोर इनकम। क्योंकि एग्रीकल्चर होगा, रॉ मटेरियल्स बनेंगे, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के बीच में हेल्प करने के लिए टर्सरी सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना टर्सरी सेक्टर का ना तो आप अच्छे से प्राइमरी सेक्टर को कर पाओगे और ना ही सेकेंडरी सेक्टर को कर पाओगे। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को करने की, खेती करने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन टर्सरी सेक्टर का है, सर्विस प्रोवाइडर। पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर। आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इंश्योरेंस हो गया, इवन जो टूल्स वगैरह है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही देता है। तो उसको खरीदने के लिए भी पैसे अगर चाहिए तो वो आपको इंश्योरेंस, फाइनेंस, वो आपको बैंक ही प्रोवाइड करेगी। तो अल्टीमेटली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम लोग अलग नहीं कर सकते। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड द ट्रेड एंड ब्रिंग्स इन द फॉरेन एक्सचेंज। ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, रॉ मटेरियल्स बन रहा है, रॉ मटेरियल्स को भी एक्सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ फिनिश्ड गुड्स को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे तो कम पैसे मिलेंगे, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत कोई बाजार जाता होगा, ज़रा चेक कर लेना, गेहूं का दाम कम है, आटा का दाम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आटा बनाने के लिए प्रोसेसिंग करना पड़ता है, आपको ग्राइंडिंग करना पड़ता है और उसके पहले गेहूं को साफ करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस के चलते आटा का दाम ज़्यादा हो जाता है। सरसों का दाम कम है, सरसों के तेल का दाम ज़्यादा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री। तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये प्रॉस्पेरिटी लाती है, खुशहाली लाती है, लोगों का कमाई बढ़ा देती है, तो खुशहाली अपने आप बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। आप इसको लिख सकते हो, इंक्रीज द इनकम विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। तो आई होप ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और ये 2 से 3 नंबर का मार्क्स भी सिक्योर हो गया होगा। अब इसके बाद है कि भाई क्या क्या फैक्टर, ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ये बहुत बार पूछा गया कि भाई कौन से फैक्टर है जो किसी भी इंडस्ट्रीज का लोकेशन को तय करते हैं, सेट करते हैं। ये सारा पॉइंट्स के बिना हम इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट है रॉ मटेरियल। इसमें क्या है कि चीप एंड अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी देयर। भाई जहां रॉ मटेरियल होगा वहीं इंडस्ट्री लगेगा। लेबर अवेलेबिलिटी, भाई चीप एंड नेसेसरी, ये जो नेसेसरी लेबर है वो ज़रूरी है। अब मान लो छोटा सा बात है कि आपका काम है, मान लो आप स्टील के बर्तन बनाते हो और वहाँ पर खेती करने वाले किसान को लेकर आओगे तो वो भी प्रॉब्लम है। तो ये जो नेसेसरी लेबर है, मतलब जो स्किल्ड है, आपका जो काम है उसी से जुड़े हुए आपको लेबर भी चाहिए। नेक्स्ट है पावर, कैपिटल, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें जहाँ उपलब्ध होंगी वहीं पर इंडस्ट्रीज बैठेगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। रॉ मटेरियल के हिसाब से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में शुगर कैन बहुत ज़्यादा उगता है। तो शुगर कैन जहाँ पर उगेगा वहीं पर शुगर इंडस्ट्रीज होंगे, क्योंकि जितने भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं वहीं पर हैं। और दूसरा भाग अब तो है महाराष्ट्र तरफ भी उगने लगा है शुगर कैन बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। तो पहला रीज़न आप जानो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ होगा इंडस्ट्रीज वहीं लगेंगे। साथ ही साथ लेबर, पावर कंजप्शन, कैपिटल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे फैसिलिटीज़ जहाँ मिलेंगे वहीं पर इंडस्ट्री का लोकेशन होगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए मैंने 2 आपके बुक से ही लिया है, ज़रा इसको ठीक से देखिए तो क्लियरेंस हो जाएगा। आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट द साइट, उसी जगह पर रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द साइट, साइट पर ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा, अगर ज़्यादा दूर करेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, पास में होगा तो कम होगा। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, साथ ही साथ हमें मार्केट भी चाहिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए, और अगर ज़्यादा दूर हो जाए तो उसका दाम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाएगा। पास में रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा कम होगा। जैसे जब हिमाचल से सेब हम लोग के स्टेट तक आता है, जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सेब का दाम बढ़ जाता है, और यही सेब आप हिमाचल में खाओ तो मुश्किल से 5-10 रुपये लगेगा, और हम लोग यहाँ पर झारखंड में जब ये सेब को खाते हैं तो उसका दाम 100 रुपये किलो हो जाता है। यही फ़र्क है, क्योंकि उसको स्टोर करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये सारा खर्च, फिर स्टोर करने के लिए भी लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी लेबर चाहिए, और स्टोर करने के लिए पावर कंजप्शन होता है, मेंटेनेंस है। तो ये सारा चीज़ जब अल्टीमेटली उसके दाम में ही जोड़ा जाता है। तो इसीलिए लोकेलिटी, अवेलेबिलिटी, लेबर, पावर, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सारे सेक्टर जब तक नहीं होंगे तब तक आप इंडस्ट्री को सही तरीके से लोकेट नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट है मार्केट और इंडस्ट्री का जो लिंकेज है। जैसे इनपुट किया, इनपुट में रॉ मटेरियल डाले तो, एंड कंपोनेंट पार्ट्स वगैरह जो भी हम लोग डाले, वो हमारा इनपुट के बाद फिर और भी फैक्टर्स है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ में इनपुट शामिल होता है। जब हम इसको किए तो हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बन गया, तो उसको फिर ट्रांसपोर्ट किए, फैक्ट्री में लाए, आउटपुट दिया, प्रोडक्ट उसको दूसरे फॉर्म में लाए, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको मार्केट में भेजना पड़ेगा, मार्केट में बेचने पर जो पैसा आएगा फिर वो इंडस्ट्री में ही घुसेगा। तो इस तरीके से एक सर्कुलर चेन बना हुआ है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट बना ही रहे हैं बेचने के लिए, अगर बेचेंगे नहीं तो फिर लेबर का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज का कॉस्ट, टैक्स, बिजली का खर्च, ये सारा कहाँ से निकलेगा? चलिए,
आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सीधा आपका 5 से 6 नंबर का कैटेगरी है, ये 1-2 नंबर का कैटेगरी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 बेसिस ऑन विच इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड। ये बहुत बार पूछा गया है कि किस आधार पर हम लोग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे से देखिए, याद आ जाएगा। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। जिस हिसाब से हम लोग रॉ मटेरियल यूज करेंगे उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज को बांटते हैं हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द मेन रोल। ये मेन रोल के हिसाब से बेसिक इंडस्ट्री या कंज्यूमर इंडस्ट्री होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के हिसाब से 4 है, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव और जॉइंट सेक्टर। और लास्ट है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स के हिसाब से हेवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज। ये आपको याद रखना होगा। 5 तरीके से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अकॉर्डिंग टू मेन रोल, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड लाइट वेट। चलिए इसी में है हम लोग, ये टॉपिक मैंने इसलिए ऐसे ही बना कर दिया है ताकि आप लोग के हेल्प हो। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, आराम से एक स्क्रीनशॉट लो, एक नज़र डालो, एकदम अच्छे से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज में एग्रो बेस्ड, जिसमें कॉटन, जूट, टी जो सीधा खेत से आता है तो उसको एग्रो बेस्ड कहेंगे। मिनरल बेस्ड हो गया, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ये मिनरल बेस्ड होता है, मिनरल से बनते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मेन रोल। मेन रोल के हिसाब से बेसिक और की इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील, तो मेन रोल के हिसाब से आयरन एंड स्टील क्यों आएगा, क्योंकि आयरन एंड स्टील ही दूसरे कंपनीज को बेसिक चीज सप्लाई करता है। जैसे मान लो हमको कार बनाना है, तो कार बनाने वाली कंपनी को जो स्टील के बॉडी चाहिए तो वो आयरन एंड स्टील ही देगा उसको। कार बनाने वाली कंपनी के लिए रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील होगा। जैसे कोई थाली बर्तन बना रहा है, चेयर बना रहा है, या फिर घर का बिल्डिंग के लिए वो जो लोहा बना रहा है, लोहे की ज़रूरत पड़ती है, तो हर जगह लोहे की तो ज़रूरत पड़ेगी। चाहे साइकिल बनाओ, कार बनाओ, मोटरसाइकिल बनाओ या फिर घर बनाओ, आपको लोहा और स्टील की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अल्टीमेटली आयरन एंड स्टील को हम लोग बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं या की इंडस्ट्री कहते हैं। घर में दरवाज़ा भी लगाना है तो उसके लिए भी आपको आयरन एंड स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कच्चे रूप में आयरन एंड स्टील नहीं ले सकते हो, आपको आयरन एंड स्टील लेना होगा, वो दूसरे रूप में लेना होगा। फैब्रिकेटर्स वो आयरन एंड स्टील का कच्चा रूप रखते हैं, उसको फिर आपको फैब्रिकेट करके आपको गेट, खिड़की, ये सारा रूप माने फॉर्म में चेंज करके देते हैं, आप सीधा उसको डायरेक्ट फिट कर देते हो। तो आयरन एंड स्टील बेसिक इंडस्ट्री होता है, क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज फॉर इट्स नेक्स्ट प्रोसेस। Example, car need a steel body and that steel is provided by from the iron and steel industry. I hope ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में आता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री ये देखो मेन रोल के हिसाब से है। एक पहला रोल है बेसिक रोल, मतलब हमको थाली बनाना है, मेरा थाली और बर्तन का इंडस्ट्री है, तो हमको तो लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, स्टील का थाली, ग्लास, बर्तन। हम पहले वहाँ से शीट मंगवाएंगे आयरन एंड स्टील का और उसको फिर अपने डाई वाई में डाल के कन्वर्ट करेंगे उसको दूसरे दूसरे रूप में। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्री। ये वैसे इंडस्ट्री तो जो सीधा इस्तेमाल होता है, जैसे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए आता है, ये कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो उसके हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। तो ये मैंने दिया है क्योंकि मैंने देखा 1 नंबर का बहुत बार पूछा गया है। जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये याद रखना होगा, ये समझना होगा। ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, जॉइंट होता है और कोऑपरेटिव होता है। तो पब्लिक का मतलब
इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे भेल हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ चलते हैं, एक टोटली गवर्नमेंट के अंडर होता है। प्राइवेट सेक्टर क्या हो, जैसे टिस्को है, प्राइवेट सेक्टर है, मदरसन है, टाटा है, ये टाटा का टिस्को का ही है, भूषण स्टील है, इस तरीके का बहुत सारा है, जैसे गोदरेज हो गया, बाटा हो गया, ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। मतलब ये पूरा का पूरा मालिकाना हक प्राइवेट आदमी या प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप के हाथ में रहता है। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर। यहाँ पर क्या होता है ना, पब्लिक और प्राइवेट मतलब इनके शेयर्स बटे होते हैं। यहाँ पर आधा मतलब ओनरशिप पब्लिक के पास रहता है और आधा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहता है। इसको जैसे ऑयल हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉपरेटिव सेक्टर। तो कॉपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, बेसिकली इसके ओनर वही होते हैं जो मटेरियल को सप्लाई करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं, उन्हीं को हम लोग माने उन्हीं का ये सेक्टर होता है और वही ओनर भी होते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गया, महाराष्ट्र में जितने भी शुगर इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर ओन कौन करते हैं, जो शुगर केन सप्लाई करते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो दोनों मिल के शुगर इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। आई होप। और हाँ सॉरी, लास्ट वाला, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से हेवी एंड लाइट इंडस्ट्री, मतलब कुछ इंडस्ट्री हल्का चीज़ बनाती है तो लाइट इंडस्ट्री होगा, जो भारी चीज़ बनाती है वो हेवी इंडस्ट्रीज में काउंट होगा। तो ये है आपका इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। इसको आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से थोड़ा सा देख लोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को कुछ टॉपिक्स पढ़ना है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ना है, इसमें कॉटन और जूट पढ़ना होगा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आयरन और एल्युमिनियम को पढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कॉटन टेक्सटाइल से, तो सीधा सीधा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो सीधा खेत से ही आता है। कॉटन आता है, कॉटन को वीविंग करके पहले धागे में कन्वर्ट करते हैं, फिर धागा को कपड़े में कन्वर्ट करते हैं, फिर कपड़ों को डाई वगैरह में मिक्स करके कलर देते हैं और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उसका आ जाता है। उसके बाद उसको फिर टेलरिंग में दिया जाता है, फिर टेलरिंग उसको अलग अलग डिज़ाइंस में काट के शर्ट पैंट जो भी टी शर्ट ये सब बनाते हैं। तो वो उसका प्रोसेस है। इसमें देखेंगे दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल्स जैसे कॉटन हो गया, जूट, सिल्क, उलन, ये सारे चीज़ है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में रबर, शुगर, कॉफ़ी, टी, एडिबल ऑयल, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर से सीधा प्रोडक्ट इनको जाता है, खेत से ही इनको प्रोडक्ट जाता है। रबर हो गया, शुगर हो गया, कॉफ़ी, टी, एडिबल ऑयल, जो भी हम लोग तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं घर में, वो सारा चीज़। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने 2 येलो कलर में करके रखा है। इसको करने का मेरा मकसद क्या है कि ये क्वेश्चन हम लोग के सब्जेक्ट में बहुत बार पूछा गया है, ये एग्जाम्स के कॉपी में, कि द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन, या फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पर आपको जो पॉइंट्स लिखने होंगे, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन होता है। इट एम्प्लॉयज पीपल आफ्टर एग्रीकल्चर 35 मिलियन पर्सन्स डायरेक्टली, मतलब एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड अगर कोई करता है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही प्रोवाइड करता है। इट शेयर्स इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अबाउट 24.6%। ये परसेंटेज भी आपको याद रखना होगा कि ये फॉरेन एक्सचेंज को कमाने में 24.6% इसका हाथ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का होता है। ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट है, इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स द जीडीपी। तो जीडीपी में इसका 4% कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये मेन 4 पॉइंट थे कि व्हाट आर द रोल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। तो उसके जगह पर ये आपको लिखना होगा और इसीलिए मैंने इसको येलो कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है। नेक्स्ट है कि फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई जितने भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास में ही क्यों है सबसे ज़्यादा। तो इसके पीछे कारण क्या है वो हम लोग स्टडी करेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल या रॉ कॉटन वाज अबंडेंट एंड चीप, क्योंकि ये इसी
एरिया में, ये ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, तो इस एरिया में ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो कॉटन भी बहुत ज़्यादा उगता है। हम लोग याद कीजिए इसके पहले के टॉपिक में देखिए कि कोई भी इंडस्ट्री हम लोग लगाते कहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जहाँ उसका रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी होगा इंडस्ट्री वहीं लगेगा। नेक्स्ट है मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, आप जब कॉटन फाइबर्स पे काम करोगे तो उस जगह पर आपको यही क्लाइमेट चाहिए, अदरवाइज कॉटन के खराब होने का डर रहता है। तो जो क्लाइमेट है उस जगह का, वो आपके इंडस्ट्रीज के प्रोसेस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे एंड वाटरवे सिस्टम। महाराष्ट्र के पास सीधा सीधा वहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पर रोडवे भी बढ़िया है, रेलवे भी बढ़िया है, वाटरवे भी बढ़िया है और एयरवे भी बढ़िया है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, ये भी बहुत बड़ा सूटेबल पॉइंट है जो आपके इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है। एंड लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ आइडियल मार्केट फॉर कॉटन क्लॉथ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मार्केट वहाँ पर बहुत अच्छा है, इसीलिए इनको ज़्यादा दूर बेचने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मार्केट अवेलेबल है तो प्रोडक्ट का सेल अच्छा होगा। तो ये डायरेक्ट फैक्ट्री के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में पूछा गया है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। गाइस, मैंने स्पेशली इस वीडियो में वही टॉपिक्स लिए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने पूरा क्वेश्चंस का सेट उठाया हुआ है, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करके इस चैप्टर को क्रिएट किया है, तैयार करने की कोशिश की है। सॉरी, क्रिएट नहीं बोल सकते हैं, तैयार करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग एक बार अगर देख लो, जितना भी देर का वीडियो है, तो आप लोग को मतलब 100% आपके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो प्रॉब्लम्स देखेंगे, पावर सप्लाई इज इरेटिक इन आवर कंट्री। सीधी सी बात है, जब घर में अच्छे तरीके से लाइट नहीं मिलता है तो फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाने के लिए पावर सप्लाई कहाँ से अच्छा मिल पाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है पावर सप्लाई का। नेक्स्ट है मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड स्पेशली इन वेबिंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। तो जो टेक्नोलॉजी और मशीन्स यूज हो रहा है उसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। वो मशीन्स आउटडेटेड हो गए हैं, और जो आउटडेटेड मशीन्स होते हैं उनका प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी सब थोड़ा धीरे 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 घटने लगता है। नेक्स्ट है लो आउटपुट ऑफ लेबर। तो यहाँ जो लेबर्स यूज़ किए, जो भी लेबर्स यहाँ अप्लाइड किए जाते हैं, उनका आउटपुट भी बहुत कम है। एंड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कॉटन इंडस्ट्री के थोड़ा सा मतलब पीछे जाने के पीछे क्या रीज़न है, या फिर सिंथेटिक इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री से आगे क्यों बढ़ रहा है। तो उसका प्रॉपर्टी है कि जो सिंथेटिक इंडस्ट्री है उसके प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स के प्रॉपर्टीज़ कम होते हैं। ये उतना ज़्यादा इसमें अट्रैक्टिव कलर नहीं आता है कॉटन ड्रेसेस में, जबकि सिंथेटिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कॉटन में जल्दी कीड़े लग जाते हैं, इट इज़ वेरी सून अट्रैक्टेड बाय द इंसेक्ट्स, जबकि सिंथेटिक कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। तो ऐसे, और ये कमज़ोर होते हैं, सिंथेटिक मजबूत होते हैं, इनका लाइफ कम होता है कॉटन वाले का, सिंथेटिक का लाइफ ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हो। आई होप ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चन है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रो बेस्ड में जूट टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ना है। जूट अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको हिंदी में पटसम या पाट कहते हैं, या फिर गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि जूट का बैग्स, गनी बैग्स वगैरह यूज़ कर हम लोग सबके घर में यूज़ होता है, कहीं ना कहीं हम लोग देखते ही होंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। इंडिया सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है और सेकेंड एक्सपोर्टर है जूट का इन द वर्ल्ड आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का, लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है विद इन द कंट्री, विद इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं।
मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर इन वेस्ट बंगाल बैंक ऑफ हुगली रिवर। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि वाई मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड एट द बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो रीज़न ये है कि जूट को ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होते हैं वो हुगली रिवर के पास सबसे बेस्ट मिलता है, इसलिए वो वहाँ पर उगता है। चूँकि प्लांट है वो तो अपने हिसाब से उगेगा, जहाँ उसको फेवरेबल क्लाइमेट मिलेगा वो वहीं उगेगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। जूट इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेशली जूट बैग्स को ही रखा गया है कि पैकेजिंग करने के लिए जूट को ही इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, जूट का इस्तेमाल बढ़ेगा तो जूट को ग्रो करने का भी जूट का इस्तेमाल बढ़ेगा तो जूट को ग्रो करना पड़ेगा। जूट को ग्रो करेंगे तो जूट को ग्रो करने वाले फार्मर्स का भी रोजी रोटी चलता रहेगा। और गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दिया कि आप जब भी पैकिंग करोगे उसमें जूट के गनी बैग्स का ही इस्तेमाल होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। एंड फेसिंग चैलेंज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट एंड अदर कॉम्पिटिटर्स। तो जूट टेक्सटाइल भी अदर कॉम्पिटिटर्स से ये चैलेंज इनको मिल ही रहा है, तो थोड़ा सा ये भी डिक्लाइन होने का एक रीज़न है। थोड़ा डिक्लाइन नहीं है बट इसका जिस हिसाब से इसको ग्रो करना चाहिए उस हिसाब से ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है नेशनल जूट पॉलिसी 2005 एंश्योर्स द प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड गुड प्राइस ऑफ जूट। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए सीधा सीधा नेशनल जूट पॉलिसी 2005 बनाया। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, विच पॉलिसी इज अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर द जूट इंडस्ट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जूट इंडस्ट्री। तो उसमें आएगा नेशनल जूट पॉलिसी 2005। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन कह रहे थे ये आपका किसी क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो इसके पीछे क्या है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द हुगली बेसिन, मतलब जूट को जो क्लाइमेट चाहिए वो वहीं मिल रहा है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द हुगली रिवर, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बच गया। इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, वाटरवे एंड रोडवे। बहुत ही बढ़िया बात है कि रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी कम हो गया। एबंडेंट वाटर सप्लाई फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट। तो ये जो जूट का हम लोग जो ये जूट एक्चुअली क्या है, वो आउटर कवरिंग होता है एक प्लांट का। उस प्लांट के आउटर कवर को निकालने के लिए उसके मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस को यूज़ करने के लिए बहुत बार पानी का ज़रूरत पड़ता है। तो भाई हुगली रिवर का अबंडेंट पानी, बेहिसाब पानी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक फैक्टर है हुगली रिवर के पास होने का। एंड नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। ये भी जूट इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड कोलकाता इज ए पोर्ट एंड लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज। जाहिर सी बात है कोलकाता तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर है, तो यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रोड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सारा जो फैक्टर्स है जूट इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है और इसी वजह से ज़्यादातर जूट इंडस्ट्री हुगली रिवर के आसपास ही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा शुगर इंडस्ट्रीज। तो शुगर इंडस्ट्री भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ही आता है, तो इसके बारे में हम लोग को कुछ पढ़ना होगा। क्या है कि इंडिया स्टैंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। याद रखिएगा, एक नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है कि इंडिया स्टैंड्स डैश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो शुगर इंडस्ट्री में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अबाउट 662 मिल्स वेयर इन बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। तो लगभग 662 मिल्स है ये सभी स्टेट्स में कंबाइंड किया जाए। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स क्लोज टू द फील्ड। तो शुगर मिल के एग्रीकल्चरल फील्ड के पास होने का क्या कारण है। जितना भी शुगर इंडस्ट्री है वो शुगर जहाँ उगाए जाते हैं उसके ही पास पाया जाता है ज़्यादातर। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि शुगर इंडस्ट्री शुगर उगाने वाले फैक्ट्री खेतों के पास ही क्यों पाए जाते हैं।
तो फर्स्ट रीजन है द रॉ मटेरियल यूज्ड शुगर कैन इज बल्की एंड पेरिशेबल। जाहिर सी बात है, दिखता होगा शुगर कैन लंबा सा डंडा टाइप का होता है और वो पेरिशेबल होता है। 24 घंटे के बाद अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो ना तो वो अपने आप सड़ने लगता है। तो 24 घंटे के अंदर उसको इस्तेमाल कर देना है, मशीन में डाल देना है। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज इट्स सक्रोज कंटेंट ड्राइज अप। उसमें जो शुगर की मात्रा होती है ना वो सूखने लगता है, बहुत जल्दी सूखने लगता है, इसलिए 24 घंटे के अंदर उसको यूज कर लेना है। ये भी एक रीजन है। ड्राइज अप फास्ट सो इट शुड बी प्रोसेस्ड विद इन द 24 आवर्स ऑफ द हार्वेस्टिंग। खेत से काट लिया, अब 24 घंटे के अंदर भैया आप उसको इस्तेमाल कर दो। इसीलिए ज़्यादातर शुगर मिल्स शुगर कैन फील्ड के ही पास होते हैं। आई होप ये आंसर आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि शुगर इंडस्ट्रीज, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शुगर इंडस्ट्रीज इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। क्यों? ये क्वेश्चन है कि वो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों, क्या कारण है? तो उसके रीजन है कि केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज हायर सक्रोज कंटेंट। मतलब जो शुगर कंटेंट होता है वो जो हमारे यूपी बिहार में हो रहा है और जो महाराष्ट्र में हो रहा है, तो महाराष्ट्र वाले एरिया का जो शुगर केन होता है उसका सक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंश्योर्स ए लॉन्गर ग्रोइंग एंड क्रशिंग सीजन। तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ज़्यादा सूट कर रहा है, ज़्यादा लंबे समय तक इसको रखने का परमिशन दे रहा है। इधर ज़्यादा देर तक नहीं रख पाते, वहाँ ज़्यादा देर तक रख पाते, ये भी एक रीज़न है। द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। तो यहाँ पर कॉपरेटिव सोसाइटी बहुत सक्सेसफुल है, जो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा के एज कंपेयर करेंगे तो उधर ज़्यादा कॉपरेटिव सोसाइटी चलती है और कॉपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा एक्टिव भी है। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्रीज बीइंग सीजनल इन नेचर इज आइडियल फॉर द कॉपरेटिव सेक्टर। तो शुगर इंडस्ट्री कॉपरेटिव सेक्टर के लिए ज़्यादा बेस्ट है, सूट करती है। एंड यील्ड पर हेक्टेयर इज लार्ज इन साउदर्न स्टेट्स। तो साउदर्न स्टेट्स पर जो यील्ड है, प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर, वो ज़्यादा है। तो ये सारे कंडीशंस है जो क्या कर रही है, शुगर इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर रही है। कहाँ से? नॉर्दर्न पार्ट से वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न स्टेट्स की ओर। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें दो चीज़ होगा, आयरन और एल्युमिनियम के बारे में हम लोग समझेंगे, दो ही टॉपिक है। तो इसमें क्या कह रहा है बेसिकली, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो इट इज़ अ बेसिक और की इंडस्ट्री एंड हेवी इंडस्ट्री के लिए भी है। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू मेनी इंडस्ट्रीज, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज कंसंट्रेटेड इन एंड अराउंड छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। वाई? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटू के पास ही ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है, मतलब वहीं पर ज़्यादा क्यों है? तो इसके पीछे का भी रीज़न है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटू में ही ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर विच इज़ माइंड हियर। मतलब यहाँ पर जो आयरन माइनिंग करके निकाला जाता है आयरन ओर, उसका कॉस्ट कम होता है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ये जो रॉ मटेरियल है उसका ग्रेड बहुत हाई है और चीप रेट बहुत ही सही है, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट को सूट कर रहा है, इससे उनको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसलिए ये एरिया ज़्यादा सूट करता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। तो इस एरिया में इनको लेबर बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं, और चीप का मतलब है एक रीजनेबल रेट में इनको मिल जा रहा है, जो इनके इंडस्ट्रीज के एक्टिविटीज़ को चलाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वास्ट ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। तो ये जो आयरन इंडस्ट्री का जो यूज़ हो रहा है वो होम मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट भी अवेलेबल हो जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन। भाई बिना ट्रांसपोर्ट का तो इंडस्ट्रीज चल ही नहीं सकता है, तो या इस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स बहुत अच्छे हैं जो इनको एक और बेटर कंडीशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर बिकॉज दिस रीजन हैज़ मेनी थर्मल एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स।
जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन हम लोग बोल सकते हैं, वैसा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को कंटिन्यूस पावर सप्लाई देते रहते हैं। लास्ट है लिबरलाइजेशन एंड एफडीआई। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि ओपनिंग ऑफ द मार्केट टू द वर्ल्ड, मतलब हम लोग अपना प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में भी सेल कर सकते हैं। मतलब वो जो कंट्री के बैरियर्स होते हैं वो हटा दिए जाते हैं ताकि बाहर के कंट्री भी यहाँ पर ट्रेड कर सके और हम लोग भी दूसरे कंट्रीज में जाकर ट्रेड कर सके। आई होप ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है वो एक क्वेश्चन है कि वाई इंडिया इज नॉट एबल टू परफॉर्म टू फुल पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ बीइंग अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील। ये क्वेश्चन भी आया है क्योंकि स्टैंडर्ड 10 में आज के डेट में रीजनेबल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो रीजनेबल क्वेश्चंस को ही मैंने बनाने की कोशिश की है और ये मेरा कोशिश यही रहा है कि वीडियो ये जितना भी देर का हो, एक बार अगर आप लोग देख लो तो आपके दिमाग में इस चैप्टर का पूरा थीम और बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। आई होप भगवान हमको अपने इस मकसद में कामयाब करेंगे ही करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है कि इंडिया फुल पोटेंशियल में क्यों नहीं काम कर पाता है इंस्टीड ऑफ बीइंग अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील। जबकि आयरन स्टील बहुत अच्छा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, बट फिर भी इंडिया फुल पोटेंशियल में क्यों नहीं काम कर पाता है। दूसरे शब्दों में, आयरन एंड स्टील के क्षेत्र में इंडिया को जिस पोजीशन जिस लेवल पर होना चाहिए था वो उस जगह पर नहीं है, जबकि अच्छा खासा आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कुकिंग कोल है, चूँकि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि उसका जो क्वांटिटी है वो घट रहा है और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं उसको प्रिपेयर होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो जैसे जैसे उसका क्वांटिटी घटेगा उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो लेबर्स हैं जो उस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं उनका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी सप्लाई हो रहा है वो इरेगुलर है। नेक्स्ट है एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी कंपनीज है ज़्यादातर उनका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, आउटडेटेड है। उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा ताकि उनका प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, ये सब कुछ बढ़ पाए, तभी उनका ग्रोथ होगा, तभी इंडिया जिस लेवल पर होना चाहिए था उस लेवल पर होगा। आई होप ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज को लेके चलेंगे। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड ओर हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड ओर, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है। एंड ये बहुत बार पूछा गया है कि 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइड गिव्स 1 टन ऑफ एल्युमिनियम। याद रखना होगा, ये मैंने एक बार देखा है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है कि 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइड अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो जाकर कहीं 1 टन ऑफ एल्युमिनियम मिलता है। मतलब सोच लीजिए कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इट इज़ अ लाइट वेट मेटल, रेजिस्ट टू कोरोजन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज़ मैलिएबल, बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्सड विथ अदर मेटल्स। मैलिएबल का मतलब एक प्रॉपर्टी है, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मेटल्स का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको हैमरिंग करने पे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम मैलिएबल मेटल है और कोरोजन को रेजिस्ट करता है, मतलब जंग इसमें लगता नहीं है। वाटर का जो एक्शंस होता है जंग लगाने का, ये इसमें नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है एंड ये जब दूसरा कुछ मिक्स करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बहुत मजबूत बन जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एल्युमिनियम। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम सम यूजेस ऑफ एल्युमिनियम। तो उसमें आएगा इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट्स, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड पैकेजिंग मटेरियल, it is used for making wires, it has gained popularity as a suitable substitute of steel, copper, zinc and lead। इन सब की जगह पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन सब के हिसाब से इसका दाम थोड़ा कम होता है और इसका प्रॉपर्टी इनके जैसा ही है, इसलिए इसको यूज करते हैं उसके सब्सटीट्यूट के रूप में। चलिए, आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का चैप्टर के लगभग लास्ट पड़ाव में आ गए हैं।
ये बहुत ही ये भी इम्पॉर्टेंट ही ये पार्ट है कि इंडस्ट्रीज होंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। जाहिर सी बात है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कमाई बढ़ेगा, कंट्री डेवलप में काउंट होगा, सब कुछ सही है। लेकिन इंडस्ट्रीज होंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो एक तरफ से अगर अच्छा है तो दूसरी तरफ से खराब नहीं है। चलिए ये देखते हैं इंडस्ट्रियल क्या प्रॉब्लम कर रहा है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इट्स टाइप, चाहे इंडस्ट्री होगा तो पोल्यूशन होगा ही होगा। तो किस किस तरह का पोल्यूशन है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है? तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली smoke is emitted by chemical and paper factories, brick kilns, refineries and smelting plant, and burning of fossil fuels in factories that ignore pollution norms. Airborne particulate the material containing both solid and liquid particles like dust, spray, mist and smoke. तो ये एयर पोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली फैक्ट्रीज में हम लोग जो भी चीज़ जलाते हैं उससे सॉलिड एंड गैसेस मटेरियल दोनों निकलता है जो एयर में फ्लोट करता रहता है। एक तो एयर को ख़राब कर देता है और दूसरा वो जो पार्टिकल्स फ्लोट करता रहता है वो भी नुकसान ही करता है। तो ये घुमा फिरा के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन, एनिमल और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स को भी नुकसान करते हैं, क्योंकि एयर का क्वालिटी खराब होगा तो वो एयर को इनहेल करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एयर को इनहेल करेंगे ही करेंगे। हम लोग ऑक्सीजन को निकालते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान होता ही होता है। वाटर पोल्यूशन जानते हैं, फैक्ट्रीज बहुत सारा पानी यूज करते हैं। मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स आर डाई, डिटर्जेंट, एसिड एंड सॉल्ट्स। हेवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द सिंथेटिक केमिकल्स with carbon, plastic and rubber etc. discharge in the water bodies without treatment pollute the water bodies। मतलब जितना भी फैक्ट्री से इस्तेमाल किया हुआ पानी जब वाटर रिसोर्स में डायरेक्ट डाल दिया जाता है बिना ट्रीटमेंट का, तो उस कंडीशन में वाटर पोल्यूशन होता है। वो वाटर फिर दूसरे काम के लायक नहीं होता। वो क्या करता है, उस वाटर का जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पूरी तरीके से खराब कर देता है। नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन। जाहिर सी बात है, मशीन चलेगी तो आवाज़ होंगे ही होंगे। वो आवाज़ वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करते हैं, इससे बिल्डिंग्स भी हिलता है। द जनरेटर, कंप्रेशर मशीन्स, फर्नेंस, लूम्स, एग्जॉस्ट फैंस यूज बाय द इंडस्ट्रीज क्रिएट ए लॉट्स ऑफ नॉइज एंड दिस नॉइज कैन रेज द ब्लड प्रेशर एंड कैन हैव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एज वेल। ये ह्यूमन, मतलब ह्यूमन क्या, जितने भी लिविंग है, एनिमल्स, बर्ड्स, सब पर असर करते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन भी घातक ही है। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन। तो लैंड एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। जब आप गंदा पानी जमीन पर छोड़ रहे हो तो वो मिट्टी में ही तो जा रहा है, वो मिट्टी को खराब कर रहा है। तो डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज इनटू द सॉइल, ये क्या करता है, मिट्टी का फर्टिलिटी को नष्ट कर देता है। उस मिट्टी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो फिर रह नहीं पाते हैं। लास्ट है थर्मल पोल्यूशन। तो थर्मल पोल्यूशन क्या है, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉजेज कैंसर एंड बर्थ डिजीजेस। जहाँ जहाँ भी ये एटॉमिक प्लांट्स है वो डिजीज प्रोड्यूस करते ही करते हैं। वो हवा को भी खराब करते हैं, पानी को भी खराब करते हैं, मिट्टी को भी खराब करते हैं। ये तो रेडिएशन वाला कंडीशन है, वो रेडिएशन फैलाएंगे ही फैलाएंगे और बिना एटॉमिक पावर प्लांट चलाए हमारा काम नहीं होगा और वो रेडिएशन फैलाएंगे ही फैलाएंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग को उसको झेलना ही होगा। तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं, वो मेजर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इस पे कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू क्योर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन या फिर दैट रेडिएशन पोल्यूशन, लाइक दैट। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा जाएगा ही जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर्स टेकन फॉर कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन। क्या है, पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स to the factories with fabric filter, electrostatic precipitators,
मतलब जो चिमनी, जो फैक्ट्री का चिमनी होता है, यहाँ से जब धुआं निकलता है, धुआं निकलने से पहले इसमें बीच बीच में फिल्टर लगाया जाए ताकि धुआं का जो हार्मफुल पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब हो जाए, जो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें जो फ्लोट करता है वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो एटमॉस्फेयर में ना फैले। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स टू कंट्रोल एरोजोल एमिशंस कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो ये जो एरोजोल लीक कर रहा है ना, ये एरोजोल से क्या होता है, हम लोग का ओजोन लेयर खराब होता है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो फिट किए जा सकते हैं, इससे क्या होगा, एरोजोल एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारा ओजोन लेयर बर्बाद नहीं होगा, ओजोन लेयर में जो नुकसान पहुंच रहा है वो नहीं पहुंचेगा। यहाँ भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स, ये बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं ताकि हार्मफुल गैस, सॉलिड पार्टिकल्स, ये सब डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ना आ जाए। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज। तो कोल जलाने से ज़्यादा अच्छा है ऑयल या गैस जलाया जाए, इससे स्मोक कम होगा। तो इस तरीके का कुछ मेजर्स लिए जाते हैं और गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी में स्ट्रिक्ट होना होगा। साफ बात है कि गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी में स्ट्रिक्ट होना होगा, तभी बेटर तरीके से काम हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन को कैसे ट्रीट किया जाए। तो वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय, कैसे कि मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज के डेट में हम लोग सभी के लाइफ में रिसाइकल, रीयूज, ये वर्ड हम लोग अगर यूज़ कर लेंगे तो हम लोग बहुत सारा रिसोर्स को नष्ट होने से बचा सकते हैं। मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर, नया वाटर यूज़ करने से ज़्यादा बेटर है आप जो वाटर यूज़ कर रहे हो उसको रीयूज़ करो, एक ही पानी को इस्तेमाल करके बार बार इस्तेमाल कीजिए, उसको रिसाइकल कीजिए, उसको फिल्टर करके दोबारा यूज़ कीजिए नया पानी इस्तेमाल करने की जगह पर। And harvesting of rainwater should be done to meet the water requirement of industries and other domestic purpose. हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर मतलब बारिश के पानी को बचा के रखिए ना, वो आपके इंडस्ट्रीज के जो वाटर का रिक्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रीटिंग ऑफ हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर एंड पॉन्ड्स। बट जो आपके फैक्ट्री से पानी इस्तेमाल कर लिया, जो भी आपने धोना था, जो भी करना था, उसमें तो केमिकल्स डूब गए, उसमें तो केमिकल्स मिल हो गए, तो वो पानी को डायरेक्ट छोड़ने की जगह पर आप उस पानी को फिल्टर कीजिए और आपका फैक्ट्री से जो पानी निकले वो फिल्टर्ड होना चाहिए ताकि वो जहाँ भी जाएगा मिट्टी को खराब नहीं करेगा, मिट्टी में रहने वाले जीव को खराब नहीं करेगा, मतलब सॉइल पोल्यूशन नहीं फैलाएगा। स्क्रीनिंग करके, ग्राइंडिंग करके फ्लोकुलेशन कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस कर सकते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस कर सकते हैं। ये कुछ प्रोसेस हैं जो वाटर को ट्रीटमेंट करके वाटर को अब आप या फिर से या तो रिसाइकल कर लो या फिर उसको छोड़ दो, अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये करना होगा, यहाँ भी गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट पॉलिसी चाहिए। नेक्स्ट है अब कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, ये प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जो सराहनीय है, जो बेटर है, एंड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द एनटीपीसी स्पेशली फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि ओल्ड टेक्निक्स, ओल्ड मशीन जो यूज़ कर रहे हैं वो पोल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी भी उतना अच्छा नहीं होता है, उनसे क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो इन लोगों ने क्या किया है, एनटीपीसी ने स्पेशली अपने पुराने टेक्निक्स को चेंज कर दिया है। मिनिमाइजिंग द वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, ये लोग का जो वेस्ट जनरेशन है वो कम कर दिया, वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो, और इन लोगों ने ऐश को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, मतलब सॉलिड धुआं नहीं निकले, राख निकले। तो वो राख क्या होता है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मिट्टी में मिक्स कर देने से मिट्टी का फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर न्यूचरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी एक अच्छा स्टेप है। रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकल सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये रिसाइकल
मेथड यूज करके वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। हर स्टेशन पे डेटाबेस मैनेजमेंट के हिसाब से काम करके, इससे क्या होता है, डेटा के हिसाब से काम करने से ना डेटा कंट्रोल कर पाते हैं, डेटा को मैनेज कर पाते हैं। वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि पहले कितना निकल रहा था, अब इतना निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम है। इससे ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में सुविधा होती है। ये भी एक अच्छा स्टेप है जो एनटीपीसी ने लिया है अपने एनवायरमेंटल के प्रति अच्छे कदम लगाने के लिए। नेक्स्ट है स्टेप्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम किया जा सके। फर्स्ट है मिनिमाइजिंग द, ये याद रखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर बाय प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। भाई रिसाइकल करना और रीयूज करना 2 या 2 से 3 स्टेज में, और उसी पानी को फिर से रीयूज कर लेना। इससे क्या होगा, आपका जो नया पानी का खपत है वो कम हो जाएगा और वो एनवायरनमेंट को भी आप बचाओगे। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट्स। भाई बारिश का पानी को सेव कीजिए, जो नया वाटर आप निकालोगे बोरिंग के माध्यम से, अंडरग्राउंड वाटर जो आप कंज्यूम करोगे उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर एंड पॉन्ड। जाहिर सी बात है, पानी को फैक्ट्री से निकलने से पहले उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वो करके छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, आगे का जो एक्वेटिक लाइफ है वो नष्ट नहीं होगा, और पानी खराब होगा तो मिट्टी में तो मिलना ही है, उससे क्या होगा, मिट्टी भी खराब हो जाएगा। लेकिन पहले से ट्रीटमेंट करेंगे तो ना तो वाटर पोल्यूशन करेगा और ना ही वो लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन करेगा। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक टू फैक्ट्रीज विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। तो ये सारे चीज को यूज करके हम लोग एयर को मतलब फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिल्टर करेंगे तो वो एयर नुकसान कम करेगा। और ऐसा नहीं कि उस एयर से हम फैक्ट्री चलाने वाले भी तो उसी हवा को सांस में ले रहे होंगे ना, नुकसान तो उनका भी हो रहा होगा और उनके साथ साथ सबका नुकसान हो रहा होगा। जब आप इस तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके साफ हवा को एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे, मतलब उसके जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो आप एब्जॉर्ब करके छोड़ोगे, तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। जाहिर सी बात है, ऑयल और गैस का यूज कीजिए, इससे क्या होगा, कोल बचेगा, क्योंकि कोल तो नॉन रिन्यूएबल है, बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, वो भी बचेगा, कोल भी बचेगा और एयर पोल्यूशन भी कम होगा। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी फिटेड विथ साइलेंसर्स टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। तो बहुत सारे साइलेंसर्स टाइप के आते हैं, हमारे बाइक में भी, कार में भी साइलेंसर यूज़ होता है। इससे क्या होता है, उसका मशीन में जो कंबशन होता है उसका आवाज़ कम हो जाता है। तो इस तरीके का साइलेंसर्स फैक्ट्रीज़ में भी लगाया जाता है, लगाया जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। अल्टीमेटली घुमा फिरा कर गवर्नमेंट का एक जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना होगा कि भैया ये रूल तुमको फॉलो करना ही है, अदरवाइज फैक्ट्री बंद। तो इस तरीके से हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल होगा तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन बचेगा, और जो हार्मफुल कंटेंट हम लोग ले रहे हैं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो कम होगा। चलिए, इस तरीके से आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई नए हैं पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, हिम्मत और हौसला बढ़ता है। अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको और सुधार के फिर से रीलोड कर दूंगा। इतना कीमती समय दिया, तब तक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।